गुड इवनिंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। एस.एन. बी.एड गर्ल्स कॉलेज से मैं सहायक आचार्य पूजा सैनी आपका लाइव क्लासेज में स्वागत करती हूँ। मैं बी.एड सेकेंड ईयर एक समावेशी विद्यालय निर्माण से आपको RTE 2009 पढ़ा रही थी, जिसमें हम 3 अध्याय पूरे कर चुके थे। हम चौथे अध्याय में चल रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक 21 धाराओं का पढ़ लिया था। आज हम धारा 22 से इसे आगे से पढ़ेंगे। देखिए, जो मैंने आपको धारा 21 बताई थी, जिसमें SMC के सदस्यों की संख्या बात की थी, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है कि ये 15 जो सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है SMC में, वह राजस्थान के अलावा सभी राज्यों में तो 15 ही है, लेकिन राजस्थान में अभी एक और पद को सृजन करके इसे 16 सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। तो आप उसमें करंट में अगर सदस्यों की संख्या पूछी जाती है तो उसमें हम 16 ही करेंगे। आज हम धारा 22 की बात करेंगे। धारा 22 की बात करते हैं तो इसमें SMC के द्वारा विद्यालय की योजनाओं का तैयार करना, मतलब जो SMC का गठन किया जाता है उसके अंतर्गत विद्यालयों में किए जाने वाले कार्य और उनकी योजनाओं को बनाना। SMC में जैसे बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे इसकी की मीटिंग होती है। पहले तो इसकी मीटिंग हर शनिवार को होती थी, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में इसकी मीटिंग का भी समय बदल दिया गया। अब हर महीने की अमावस्या को इसकी मीटिंग की जाती है, जिसमें मीटिंग करने की जाती है, जिसमें बच्चों की समस्याओं को सुना जाता है और जो गांव वाले जो महिलाएं इसकी सदस्य होती है, वार्ड सदस्य इसका जो होता है भागीदारी करता है, और प्रधानाध्यापक जो इसका अध्यक्ष होता है, वो सभी मिलकर उन विद्यालय में नई गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक योजना बनाते हैं और शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए, कोकुलर एक्टिविटीज़ अर्थात सह शैक्षणिक सुविधाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए आदि गतिविधियों का भी इसमें ध्यान दिया जाता है। और इसी को लेकर इसमें मीटिंग की जाती है। जैसे कई बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, इस समस्याओं को भी SMC की मीटिंग में ही ख़त्म किया जाता है। तो SMC का प्रमुख कार्य क्या होता है? विद्यालयों के लिए योजनाओं को तैयार करना, उन्हें पूरा करना, उन्हें आने वाली समस्याओं को दूर करना और दूर करके उनको विद्यालयों में लागू करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं धारा 23 की, जिसमें शिक्षक की नियुक्ति, उसके वेतन भत्ता और सेवा नियमों की बात कही गई है। अभी तक तो हमने केवल SMC के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं हम टीचर्स के नियमों के बारे में। अब इसमें सबसे पहले धारा 23 तो आपके लिए यही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसमें शिक्षकों के लिए बात कही गई है। इसमें यह बताया गया है कि शिक्षक की नियुक्ति हेतु कौन कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहली तो अगर चाहे निजी हो या सरकारी विद्यालय हो, उसमें आपका B.Ed होना तो अनिवार्य है ही है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि 2011 से RTET और CTET का आयोजन किया जाने लगा है। ये हमारे 3rd ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सोपान माना गया है। इसको ही करने पर 3rd ग्रेड की नियुक्ति दी जाती है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि RTET या CTET को करने पर जो निचली 8वीं तक यानी पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, उसके लिए अच्छे और योग्यतापूर्ण शिक्षक मिल सके स्कूलों में और वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सके, इसलिए इसका आयोजन किया जाता है। CTET दिल्ली केंद्रीय पात्रता अध्यापक पात्रता की परीक्षा होती है, जो हर साल 2 बार आयोजित की जाती है। लेकिन अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि 2011 से लेकर 2020 तक अब तक इसका कुल आयोजन 5 बार ही किया जा चुका है। लेकिन अगर NCERT के नियमों की हम बात करें तो साल में इसका भी 2 बार आयोजन तो होना ही चाहिए। अगर 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो होना ही चाहिए। खैर छोड़िए इन सब बातों को, अभी भी ये प्रस्तावित ही है, देखते ही है कब तक होती है। लेकिन आपको अगर अच्छा शिक्षक बनना है तो कम से कम B.Ed
और आर्टेड तो उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा 3rd ग्रेड के लिए। तो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है इसकी। हम बात करते हैं अब धारा 24 की। ये भी एक शिक्षकों के कर्तव्यों के लिए उनके जो कार्य है उनके लिए निर्भर है। अब धारा 24 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें शिक्षकों के कर्तव्य और शिक्षा की शिकायतों को दूर करने के बारे में इसमें बताया गया है। शिक्षक का पहला कर्तव्य तो यही है कि वह नियमित समय पर विद्यालय में उपस्थित हो, विद्यालय में रोज आए, बिना कारणवश छुट्टी ना ले, अगर छुट्टी लेता है तो उसको बता के ही ले। नंबर 2 पॉइंट, वो पाठ्यक्रम जो उस कक्षा में संचालित हो रहा है पाठ्यक्रम, उसको वो समय से पूरा करवाए। समय से पूरा करवाने के पश्चात वो बीच में बच्चों का मूल्यांकन भी उसे करना होता है। ये सबसे बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। मूल्यांकन करने का एक रीज़न ये भी होता है, अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हर 2 महीने बाद में अगर हम बच्चे का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसे क्या मोटिवेशन मिल रहा है, उसे कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। इन सब बातों का हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए तो हर 2 महीने का एक टेस्ट डिसाइड किया जाता है। तो यही एक मूल्यांकन प्रणाली का एक चरण होता है जो कि विभिन्न वर्गों में विभक्त होता है। उसके बाद में आता है कि प्रत्येक बच्चे के पढ़ने के स्तर, गति और याद करने की गति में फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चे ही अगर बुद्धिमान हो, ये संभव तो नहीं हो सकता ना। तो हो सकता है कि उनमें से केवल 10% ही बच्चे अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले हो, जो कि जिसको आप पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को एकदम से समझ में आ जाता है। फिर उसमें से आप 40 में से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो मिडल बुद्धि वाले होते हैं, जिनको आप पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ाते हैं, 2 बार पढ़ाते हैं, इतने में उनको याद हो जाता है। लेकिन प्रत्येक कक्षा में आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी कि प्रत्येक कक्षा में कम से कम 5-10 ऐसे बच्चे तो 5 बच्चे तो कम से कम ऐसे होते होंगे जिनको हम कितनी भी बार पढ़ा दें तो उनको समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए हमें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। उनकी गति, उनको पढ़ाने का स्तर, उनको याद कराने का स्तर हमें चेंज करना पड़ता है। मतलब उन बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। फिर प्रत्येक ये तो हो गया उस बच्चे की गति को देखना, जांचना, वह बच्चा कितना, इसी के आधार पर हम योजनाएं बनाते हैं कि क्लास में अगर इतने बच्चे हैं, इनमें इतने बच्चे बुद्धिमान हैं, इतने बच्चे सामान्य श्रेणी में आते हैं, इतने बच्चे कम जो वर्ग श्रेणी में आते हैं, उन बुद्धि श्रेणी में आते हैं। तो उसके अनुसार ही हमें अपना पेपर बनाना पड़ता है, उसी के अनुसार अपनी योजनाओं को बनाना पड़ता है। पाठ्यक्रम की योजनाओं को और जो हम पढ़ाते हैं, हमारे रोज़ के पाठ पढ़ाते हैं, उनके सिलेबस को उनके अकॉर्डिंग सरल बनाया जाता है। और जो मूल्यांकन करते हैं तो उन मूल्यांकन पेपर बनाते समय भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि बच्चे को किस तरह से याद करवाया जाए कि बच्चे इन प्रश्नों को कम से कम 40% तक तो हल कर सके ताकि वह पास ही हो सके। इसके बाद आता है माता पिता, अभिभावक को बच्चे की उपस्थिति, नियमित शैक्षिक स्तर की जानकारी देना। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग। यह भी एक आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में भी लागू कर दिया गया है, शिक्षक अभिभावक मीटिंग, जिसके अंतर्गत शिक्षकों का ये दायित्व होता है कि वो उनके बच्चों के बारे में, उनकी कमजोरी के बारे में, बच्चा स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आदि कमजोरियों को उनके अभिभावकों से उनको अवगत कराए। अगर कोई बच्चे में कमजोरी होती है तो अपने उनके पेरेंट्स को बताए कि भाई आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, ये नहीं पढ़ता है, होमवर्क नहीं करता है, आदि सारी बातों को वो उनके माता पिता के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है शिक्षकों की समस्याओं को तथा विधि में दूर करना। अब जैसे कई शिक्षकों को कई समस्या आती है जिनको वो विधि के द्वारा दूर करते हैं। जैसे हमारे शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण की बात करें तो 8 शिक्षण विधियाँ दी गई है, जिसमें तर्क से सरल से कठिन की ओर है, नियमीकरण से आधारकण तक दी गई है। तो आप ये देखते हैं कि कई बार टीचर्स को इस तरीके से पढ़ाना पड़ता है कि पहले बच्चे को वो नियम बताएगा, फिर उदाहरण बताएगा। तो कई बार ये भी होता है कि पहले बच्चे को उदाहरण भी बताए जाते हैं
और फिर उनको नियम बताए जाते हैं। जैसे भी बच्चों को समझ में आएगा वैसे ही टीचर को उनको पढ़ाना पड़ेगा। आज हमने धाराएं 22, 23 और 24 पढ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ समझ में भी आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो हमें कमेंट करके हमारे बारे में बताइए। धन्यवाद।